जब भी एक दलाई लामा इस दुनिया से जाते हैं, तिब्बत के आसमान फिर से सवाल उठाता है, अगला दलाई लामा कौन होगा। पर यह सिर्फ एक धार्मिक खोज नहीं है, यह एक राजनीतिक बैटलफील्ड है जहां तिब्बत की परंपरा और चाइना की पावर टकराती है। एक तरफ बुद्धिस्ट मंक्स झीलों में देखते हैं दिव्य संकेत, और दूसरी तरफ चाइना के नेता फैसला करना चाहते हैं कौन जन्म लेगा और कौन नहीं। ये है वो कहानी जहां पुनर्जन्म भी पॉलिटिक्स बन गया है और एक स्पिरिचुअल सर्च बन गई है बीजिंग के लिए चैलेंज। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दलाई लामा को कैसे चुना जाता है। दलाई लामा जो हैं वो सिर्फ तिब्बत में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत आदर और सम्मान से उनका नाम लिया जाता है, बहुत आदर है। उन्हें अवलोकितेश्वरा का पुनर्जन्म माना गया है, जो बोधिसत्वा हैं कंपैशन के। तो अब दो चीजें हैं इनमें, दो नाम हैं, अवलोकितेश्वरा और बोधिसत्वा। दोनों के मतलब समझ लेते हैं। पहला है अवलोकितेश्वरा। अवलोकितेश्वरा एक बोधिसत्वा है। बोधिसत्वा का भी मतलब समझेंगे, जो कि एक एनलाइटेंड बीइंग होते हैं जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, जो करुणा के प्रतीक हैं। इसका मतलब होता है जो सब लोगों की पीड़ा को देखता है और उनकी मदद करता है। तिब्बतन बुद्धिज्म में उन्हें चेनरेजिग के नाम से जाना जाता है और ये माना जाता है कि दलाई लामा उनके अवतार हैं। एक शब्द यहाँ पे हमने और देखा था, बोधिसत्वा। बोधिसत्वा का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो सबके दुख दूर करने के लिए खुद निर्वाण नहीं लेता है। जो दलाई लामा को सिलेक्ट करने का, चुनने का जो प्रोसेस है, वो सिर्फ रिलीजियस रिचुअल नहीं है, एक रिलीजियस प्रक्रिया नहीं है, लेकिन तिब्बतन जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एस्पेक्ट है। और ये उस रीजन की, उस इलाके की पॉलिटिक्स और खास करके जो चाइना के कॉन्टेक्स्ट में बात होती है तिब्बत के रिलेशन के साथ, उसमें मिक्स हो गया है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की थोड़ी बात करते हैं। ये जो इंस्टीट्यूशन है दलाई लामा का, ये 14th सेंचुरी में गेंदुन द्रुप, ये 1391 से लेकर 1474 तक रहे। इन्हें पहला दलाई लामा माना गया। इनकी ऑफिशियल कोई फोटो नहीं है, लेकिन कुछ पेंटिंग्स में ऐसी पेंटिंग्स है इनकी। तो पहले दलाई लामा जो थे वो गेंदुन द्रुप थे। ये टाइटल जो है दलाई लामा, मीनिंग ज्ञान का जो सागर है, ये पहली बार सोनम ग्यात्सो को, मंगोल रूलर थे अल्तान खान, उन्होंने 1578 में दिया था। उसके बाद से बहुत सारे जो दलाई लामाज हैं वो सिर्फ स्पिरिचुअल पर्सन नहीं है, वो लीडर्स भी होते हैं तिब्बत के। जो 5वें दलाई लामा थे लोब्सांग ग्यात्सो, उन्होंने स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल पावर दोनों को कंसोलिडेट किया और गेंदेन फोद्रांग गवर्नमेंट फॉर्म किया। ये वो गवर्नेंस का सिस्टम था जिसमें दलाई लामा हेड होते थे तिब्बत के, और ये तब तक चला जब तक कि चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई नहीं किया 1950 में। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, जो ट्रेडिशनल सिलेक्शन प्रोसेस है। इस प्रोसेस में स्पिरिचुअलिटी का ब्लेंड है ट्रेडिशन और मिस्टिकल प्रैक्टिसेस के साथ, और इसमें दिखता है जो बुद्धिस्ट मानते हैं पुनर्जन्म में, उसकी झलक दिखती है। ये शुरू कहाँ से होता है? शुरू होता है जब किसी भी दलाई लामा का निधन होता है। जब एक दलाई लामा का देहांत होता है तो जो तिब्बतन मंक्स हैं, जो सन्यासी हैं और जो लामाज हैं, वो सेलेस्टियल साइंस, सपने और शगुन मतलब ओमेंस देखते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि नए दलाई लामा का जन्म कहाँ हुआ है। अब इसका मतलब क्या है? पहले बात करते हैं सेलेस्टियल साइंस की। मतलब आसमान में कुछ खास रोशनी, रंग या धूमकेतु, धूमकेतु का मतलब कॉमेट का दिखना। उसके बाद ये पहला है। दूसरे हो गए ड्रीम्स। ड्रीम्स मतलब सपने। जो सीनियर मंक्स होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, जो वृद्ध होते हैं, बहुत सीनियर होते हैं, उनके सपनों में जगह या सिंबल्स का दिखना। और फिर तीसरा हो गया ओमेंस मतलब शगुन, जैसे हवा की दिशा, नदी का फ्लो या क्रेमेशन के धुएं की डायरेक्शन। इन सब से भी बर्थ प्लेस, जो नेक्स्ट दलाई लामा है, उनका संकेत मिलता है। इसका दूसरा पार्ट है द सर्च कमिटी। अब होता क्या है, जो सीनियर लामाज हैं, खास करके जो गेलुग स्कूल ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म से हैं, ये जो गेलुग स्कूल ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म है, ये तिब्बतन बुद्धिज्म की सबसे बड़ी और प्रमुख शाखा है। इसे येलो हैट स्कूल भी बोला जाता है, और इसी से दलाई लामा परंपरा का जन्म हुआ था। इसी स्कूल से एक सर्च कमेटी बनाई जाती है, जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनको सर्च करने के लिए। अब वो कहाँ जाते हैं? वो सेक्रेट साइट्स पे, जो इनके लिए बहुत सम्मानजनक साइट्स हैं, वहाँ जाते हैं, इंक्लूडिंग होली लेक लामो लात्सो। ये तिब्बत में एक बहुत पवित्र झील है, जहाँ पे जो झील की जो रिफ्लेक्शन है, वहाँ पे विजन्स देखे जाते हैं
और ये माना जाता है कि वहां से क्लू मिलता है कि नए दलाई लामा किस डायरेक्शन में हो सकते हैं। तीसरा पार्ट है डिविनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अब होता क्या है, जब पोटेंशियल कैंडिडेट मिल जाते हैं तो उनको स्पिरिचुअल टेस्ट देने पड़ते हैं। मतलब जैसे कि उन ऑब्जेक्ट्स को पहचानना जो प्रीवियस दलाई लामा के थे। अब ऑब्जेक्ट्स कैसे, फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस दलाई लामा की माला होगी, या हो सकता है उनका बस्ता हो, या फिर हो सकता है कि उनके कपड़े हों। जो बच्चा बिना गलती के पुरानी चीजों को पहचान लेता है उसे असली पुनर्जन्म माना जाता है। और ऑफिशियल रिकग्निशन क्या है, एक बार जब ये पहचान लिया जाता है कि हाँ पुनर्जन्म किसका हुआ है, कौन है, वो फॉर्मली रिकग्नाइज किया जाता है जो सीनियर क्लर्जी हैं, जो सीनियर मंक्स हैं, जो सीनियर लामाज हैं उनसे। पुराने समय में एक फाइनल कंफर्मेशन पॉलिटिकल एक्नॉलेजमेंट के थ्रू तिब्बतन गवर्नमेंट करती थी, और कभी कभी ये चाइनीज एम्परर के थ्रू, चाइनीज जो राजा थे महाराजा थे उनके थ्रू होता था, जिसे गोल्डन अर्न सिस्टम कहा जाता था, जिसे चिंग डायनेस्टी ने 1793 में इंट्रोड्यूस करवाया था। अब ये गोल्डन अर्न सिस्टम क्या है, इस सिस्टम के तहत होता क्या था, जो भी दलाई लामा बनने के लिए जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, जो भी संभावित उम्मीदवार हैं, उनके नाम की पर्ची एक गोल्डन बॉल में, मतलब एक कलश में जो गोल्डन कलर की होती थी, उसमें उनके नाम की पर्ची रखी जाती थी। फिर लॉटरी जैसी प्रक्रिया से एक नाम निकाला जाता था। चाइना क्या कहता था, इससे फेयर सिलेक्शन होता है, कोई भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है इस मेथड से। लेकिन जो तिब्बतन हैं उन्होंने क्या माना इसे, उन्होंने माना कि उनकी धार्मिक परंपरा में हस्तक्षेप किया जा रहा है। चाइना का इस सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रोल है, चाइना ने जब 1950 में तिब्बत को ऑक्यूपाई किया तो ये जो रिलीजियस मैटर्स थे, जैसे कि दलाई लामा का सिलेक्शन कैसे होगा, इस पे अपनी अथॉरिटी असर्ट करने लगा, अपना जोर दिखाने लगा। अब जो चाइना का जो गवर्नमेंट है वो क्लेम करती है कि जब तक कम्युनिस्ट पार्टी का मेजर्स ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द री इनकारनेशन ऑफ लिविंग बुद्धास, जो 2007 में ये कानून लेके आए थे कोई भी फ्यूचर दलाई लामा, उसे इस कानून के तहत अप्रूव होना है। अब ये कानून क्या था, ये एक कानून था जो चाइनीज गवर्नमेंट लाई थी। इस लॉ के हिसाब से कोई भी लामा या बुद्धा अपने पुनर्जन्म के लिए चाइना की अप्रूवल के बिना पहचाना नहीं जा सकता है, मतलब बेजिंग की परमिशन जरूरी है। चाइना का कहना है कि ये रिलीजियस ऑर्डर, कंट्रोल और स्टेबिलिटी के लिए है, पर तिब्बतियों का कहना है कि उनके धार्मिक स्वतंत्रता में दखल है। शॉर्ट में ये रूल कहता है दलाई लामा या किसी भी लामा का अगला जन्म तभी माना जाएगा जब चाइना उसे अप्रूव करे। जो प्रेजेंट दलाई लामा है तेंजिन ग्यात्सो, वो 1959 में इंडिया भाग के आ गए थे, धर्मशाला में रहते हैं। और उन्होंने बार बार ये कहा है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का कोई अधिकार नहीं है कि वो इन पुनर्जन्म के ऊपर अपना हक जमाए। ये करंट दलाई लामा है, कौन से नंबर के हैं, 14th। इनका जन्म का नाम था लामो थोंडुप। इनका जन्म कब हुआ, 6 जुलाई 1935 में। और जगह कौन सी थी, गांव का नाम था इनका ताक्सर। ये नॉर्थ ईस्टर्न तिब्बत में था, जो आज की डेट में चिंगहाई प्रोविंस है चाइना का, उसका पार्ट है। इनको 1939 में पहचान लिया गया था कि यही अगले दलाई लामा होंगे। तब इनकी उम्र कितनी थी, सिर्फ 4 साल। इनका राज्य अभिषेक कब हुआ, 22 फरवरी 1940 को। जगह थी पोर्टला पैलेस, लासा में। फुल अथॉरिटी इन्होंने कब रिज्यूम की, 17 नवंबर 1950 में, जब ये 15 साल के थे। 1959 में एक बगावत के बाद वो भारत आ गए और तब से वो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं। और यही हेडक्वार्टर भी है सेंट्रल तिब्बत एडमिनिस्ट्रेशन, CTA, जिसे तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल भी बोला जाता है। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं बुद्धिज्म, एथिक्स और हैप्पीनेस पे। 1989 में इन्हें नोबेल पीस प्राइज भी मिला फॉर प्रमोटिंग पीसफुल सॉल्यूशंस एंड नॉन वायलेंस। अब ये तिब्बत और चाइना का पॉलिटिकल इशू क्या है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये हिस्टोरिकल भी है, आइडियोलॉजिकल भी है। तिब्बत ये क्लेम करता है कि ये एक इंडिपेंडेंट फ्री रीजन था जब तक कि चाइना ने इसे इन्वेड नहीं किया 1950 में, जबकि चाइना कहता है कि तिब्बत हमेशा से उसके देश का एक इंटीग्रल पार्ट था, और वो भी सदियों से। और इस स्ट्रगल की वजह से जो दलाई लामा इंस्टीट्यूशन है उसके ऊपर बहुत घोर असर आता है। 1951 में एक 17 पॉइंट एग्रीमेंट के तहत तिब्बत को चाइना का पार्ट डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन जो तिब्बतन थे उन्होंने बताया कि भाई ये जो एग्रीमेंट था ये कोएस था, जबरदस्ती ये एग्रीमेंट करवाया गया था। 1959 में जो बगावत हुई उसके बाद जब दलाई लामा इंडिया आ गए तो उन्होंने एक सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर्म किया,
जिसे तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल भी बोला गया। चाइना तिब्बत को इंटीग्रेट करना चाहता है। कैसे? उनकी जो मोनेस्ट्रीज है, उनकी जो रिलीजियस फ्रीडम है, उसको कंट्रोल करके, उनके जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनको चाइनीज गवर्नेंस से अलाइन करके। और इसमें बहुत सारे जो तिब्बतन्स हैं वो इसे अपनी कल्चरल और स्पिरिचुअल आइडेंटिटी के ऊपर एक घात समझते हैं, हमला समझते हैं। अब दलाई लामा जो इंस्टीट्यूशन है उसका फ्यूचर क्या है? जो करंट दलाई लामा हैं, तेंजिन ग्यात्सो, उन्होंने हिंट दिया है कि वो जो अपना जो सक्सेसर है वो अलग तरीके से चूज करेंगे। हो सकता है एक डेमोक्रेटिक कंसल्टेशन के थ्रू, और ये भी हो सकता है कि वो आउटसाइड ऑफ तिब्बत, तिब्बत के बाहर का हो। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया है कि जो ये दलाई लामा का इंस्टीट्यूशन है ये खत्म हो सकता है अगर ये स्पिरिचुअल पर्पस सॉल्व नहीं करता है। लेकिन जो चाइना है वो क्या प्लान कर रहा है? वो प्लान कर रहा है कि वो जो नेक्स्ट पुनर्जन्म होगा, रीइंकार्नेशन होगा, उसको कंट्रोल करे। किस लिए? अपनी अथॉरिटी को शो करने के लिए तिब्बत के ऊपर। इससे क्या होगा? एक फ्यूचर क्राइसिस हो सकता है, क्योंकि दो दो दलाई लामा हो जाएंगे, एक तो जो तिब्बत की तरफ से आएगा और एक जो चाइना बैक्ड होगा। अब इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव क्या है इस पे? जो ग्लोबल कम्युनिटी है, चाहे यूएस है, यूरोपियन यूनियन है, इंडिया है, इन्होंने हमेशा से जो तिब्बत की जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको प्रिजर्व करने का उसको बैक किया है। और दलाई लामा को बहुत सारे जो देश हैं पीस का सिंबल के तौर पे देखते हैं, और ये कहते हैं कि बीजिंग और तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में जो ब्रिज है वो ये दलाई लामा उसका काम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे देश हैं जो ये एक्नॉलेज करते हैं वन चाइना पॉलिसी के तहत कि तिब्बत चाइना का पार्ट है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात से भी कंसर्न्ड है कि चाइना तिब्बत में रिलीजियस सप्रेशन भी कर रहा है और जो तिब्बतन्स का जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको भी वायलेट कर रहा है। तो अंत में अगर हमें कहना है तो अभी भी दलाई लामा, अभी भी उनका बहुत सम्मान है, बहुत इज्जत है, और तिब्बतन बुद्धिज्म को अभी भी वो डिफाइन करते हैं उनकी ट्रेडिशंस को। लेकिन आज की डेट में तिब्बत और चाइना के स्ट्रगल का एक बहुत बड़ा कारण है। और जैसे जैसे जो करंट जो दलाई लामा है उनकी एज हो रही है, तो इसका जो फ्यूचर है इस इंस्टीट्यूशन का वो कुछ अनसर्टन है। और इसी के साथ जो तिब्बत की जो आइडेंटिटी है, ऑटोनॉमी है, उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि वो क्या अपनी ऑटोनॉमी को मेंटेन कर पाएगा। और दलाई लामा सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी को शो नहीं करते हैं, वो तिब्बत की जो आइडेंटिटी है, जो ऑटोनॉमी की जो लड़ाई है, उसको भी शो करते हैं। तिब्बत की जो पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं उनको भी शो करते हैं। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट्स हमें बहुत खुशी मिलती है, हर्ष की प्राप्ति होती है, बहुत एनर्जी मिलती है। धन्यवाद। जय हिंद।